वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम इस वीडियो में सोशल साइंस की। देखिए, हमने 10वें लेसन की शुरुआत की थी। पाठ संख्या कौन सी शुरुआत की थी? 10। और हमने नए साम्राज्य और नए राज्यों के अंतर्गत चंद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ पढ़ी थी। ठीक है, अभिलेखों के बारे में जाना था। वंशावलियों से संबंधित बात की थी कि वंशावलियाँ क्या होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। हर्षवर्धन और या तथा हर्षचरित के बारे में। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे कि हर्षवर्धन कौन था, किसने हर्षचरित नामक बुक लिखी, क्या उसमें वर्णन मिलता है, उसकी बात करेंगे। तो हर्षवर्धन की बात करेंगे। हमने मौर्य वंश की बात की है, हमने गुप्त वंश की बात की है। उसी प्रकार एक वर्धन वंश था। कौन सा वंश? वर्धन वंश। और उसका एक प्रतापी राजा था जिसका नाम था हर्ष। तो वर्धन वंश का एक शासक जिसका नाम था हर्ष, और उसका पूरा नाम क्या था? हर्षवर्धन। भी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना आपने गुप्त के अंदर समुद्रगुप्त का नाम सुना, उसी प्रकार हर्षवर्धन भी एक राजा है। जैसे हमने गुप्त वंश के बारे में, शासकों के बारे में जानकारी उनके सिक्कों से, उनके अभिलेखों से पता लगा है, लेकिन क्या हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें उसके सिक्कों से, उसके अभिलेखों से पता लगता है या किसी किताब के माध्यम से? लगभग भारत के अंदर 1400 वर्ष पहले जो शासन था वो हर्षवर्धन का था। और इस हर्षवर्धन के दरबार में एक व्यक्ति था, एक दरबारी कवि था। उस कवि का नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था भाई? बाणभट्ट। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का एक प्रतापी राजा था, जो आज से लगभग 1400 वर्ष पहले भारत के अंदर शासन करता था। इसका जो दरबार था, भी ये राजा है, राजा का दरबार होता है। इसका जो दरबार था, उस दरबार में एक दरबारी कवि रहता था, उसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट। इस बाणभट्ट ने एक किताब लिखी, वो भी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इसने हर्षवर्धन के जीवन के बारे में एक जीवनी लिखी। जीवनी का मतलब वहाँ की ऐसी किताब जिसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी जीवन के बारे में वर्णन हो। तो बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन के बारे में किताब लिखी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और उस किताब का नाम था हर्षचरित। क्या नाम था? हर्षचरित। तो पहला एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षचरित नामक किताब किसकी है? तो बाणभट्ट की है। और हर्षवर्धन के बारे में जीवन में किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट ने जो हर्षचरित किताब लिखी वो किसके जीवन पर लिखी? हर्षवर्धन के जीवन पर लिखी है। अब इस किताब में देखें तो इसने, बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जो वंशावली है, उनके वंश है, उनका वर्णन क्या है? तो हर्षवर्धन के वंशावली के बारे में इस किताब में हमको जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है। उसके राजा बनने तक का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बारे में इसमें चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग के बारे में भी वर्णन मिलता है। एक चीनी यात्री था, वो भी तीर्थ यात्री। अरे, चीन देश का एक यात्री था। यात्री का मतलब ये हुआ जो यात्रा करने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान अगर कोई व्यक्ति धार्मिक और धर्म से जुड़े हुए तीर्थ करने के लिए जा रहा है तो तीर्थ यात्री। ठीक है, तो जो चीन देश का तीर्थ यात्री था उसका नाम था ह्वेन-त्सांग। ह्वेन-त्सांग। ठीक है, तो ह्वेन-त्सांग जिसको बोलते हैं वो चीनी यात्री था। उसके बारे में भी इस किताब में कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में वर्णन किया हुआ है कि उस समय वो आया था। खैर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अगर हम बात करें तो ये जो बाणभट्ट हैं, जो हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय से रह रहे थे,
उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी कुछ देखा, लिखा, तो हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। उसमें लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन है वो अपने पिताजी के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद में वो थानेसर के राजा बने। किसके राजा बने? थानेसर के क्या बन गए? राजा बन गए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे, थानेसर के क्या बन गए? राजा। थानेसर वर्तमान में हरियाणा राज्य में, कौन से राज्य में? हरियाणा जो राज्य है वहाँ पर हैं, तो उसके राजा बन गए। तो एक किताब में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे। हर्षवर्धन राजा तब बना जब इसके पिता की मृत्यु हो गई और बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई थी। उनके जो बहनोई हैं हर्षवर्धन के, बहनोई किसको बोलते हैं भाई? बहनोई। जो बहन होती है सिस्टर, उसके जो पति हैं वो बहनोई होते हैं। तो हर्षवर्धन की जो बहन थी, उसके जो पति थे, मतलब जो बहनोई थे, वो कन्नौज के क्या थे? राजा थे। कन्नौज तो जानते हैं, यूपी का जो प्रदेश है, यूपी के आसपास वाला, वो क्या है? कन्नौज हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो वहाँ के राजा थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसने? बंगाल के जो राजा हैं उन्होंने कन्नौज पर जिनका अधिकार था हर्षवर्धन की बहनोई का, उनको मार डाला। तो फिर हर्ष ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्वीकार कर लिया, अधीन कर लिया अपने, अब कन्नौज को भी अपने अंडर में मिला दिया। और जब कन्नौज को अपने अंडर में मिला दिया हर्ष ने, तो फिर उसने आक्रमण किया बंगाल पर। किस पर आक्रमण किया? बंगाल। अगर बंगाल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, वहाँ पर बंगाल है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो अब मानचित्र में देखेंगे, ये भारत है, ये क्या है? भारत है। यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, थानेसर यहाँ पर है, कन्नौज यहाँ पर है, ठीक है, पाटलिपुत्र, नालंदा वगैरह यहाँ। तो ये जो प्रदेश है ये बंगाल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? बंगाल। तो थानेसर का राजा कौन बन गया? हर्ष बन गया। कब? जब पापा और बेटे की मृत्यु हो गई, पापा और उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, थानेसर के बन गया। कन्नौज में इसके बहनोई थे, लेकिन बंगाल के जो राजा है उन्होंने आक्रमण कर लिया कन्नौज में, अपने उनके बहनोई जी को मार दिया। हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन ले लिया और वापस बंगाल पर आक्रमण कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना है आपको, बंगाल है, ये उज्जैन है, ये भरूच, वल्लभी वगैरह नाम याद करना, अजंता यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई ना कि बंगाल पर किसने आक्रमण कर लिया? तो हर्ष ने कर लिया। लेकिन एक बात ये भी याद रखना है कि मगध और बंगाल उन दोनों को जीत लिया। किसने? हर्ष ने। और उन्हें मतलब इस पूर्वी दिशा में सफलता मिली, लेकिन उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली जितनी यहाँ उसको सफलता मिली है। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया हर्ष ने और दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़े, तब चालुक्य नरेश, कौन से नरेश? चालुक्य नरेश। अरे नरेश का मतलब राजा होता है। नरेश का मतलब क्या होता है? राजा। नरेश किसी का नाम भी होता है। अगर नरेश के शब्द की बात करें तो नर प्लस इस, दो शब्द बने हैं, नर प्लस इस। नर यानी आदमी, पुरुष, ठीक है। तो जो आदमियों में, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उन आदमियों का जो ईश्वर हैं वो नरेश हैं, तो राजा को बोलते हैं। तो चालुक्य वंश के जो राजा हैं, जिनका नाम जरूर याद करेंगे आप, उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया। किसको? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने अंडर में मिला दिया। फिर वो पूर्व की तरफ गया तो इसमें मगध और बंगाल को अपने अंडर में ले लिया। यहाँ इसको सफलता मिल गई। लेकिन जब यहाँ सफलता मिलनी, इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह इसको सफलता मिलेगी। जब दक्षिण भारत में दक्कन की तरफ चला गया
तो जाते समय जब उसने नर्मदा नदी को पार किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, तब दक्षिण भारत के जो चालुक्य वंश के राजा हैं पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने उनको रोक दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हर्षवर्धन के संबंधित बात आपको ध्यान में रखनी है। चालुक्य की मैंने बात भी की थी, आपको भी बताई भी थी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित बातें। तो अब हमारी जो हेडिंग है वो पल्लव वंश के बारे में जानना है हमको कि पल्लव वंश क्या है, चालुक्य वंश के बारे में जानना है और हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानना है। इसके अलावा इनकी जो प्रशस्तियाँ हैं उनके बारे में हमको जानकारी लेनी है। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तब हमको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से पल्लव वंश था, चालुक्य वंश था और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित बातें आती है। जब हर्षवर्धन हुआ उसी काल में दक्षिण भारत में पल्लव वंश था और चालुक्य वंश था, और ये दक्षिण भारत के बड़े महत्वपूर्ण वंश थे, पल्लव वंश और चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय की बात करेंगे। अगर मैं पल्लव वंश की बात करूँ तो पल्लव राज्य है, उसकी जो राजधानी है वो कांचीपुरम और उसके आसपास का क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। पल्लव वंश का जो अधिकार है वो कांचीपुरम जो राजधानी है उसके आसपास का क्षेत्र है, और जो कावेरी नदी है उस नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। और अगर हम चालुक्य वंश की बात करें तो चालुक्य वंश कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। कौन सा? चालुक्य वंश। तो इस बात को आप ऐसे समझेंगे यहाँ पर मानचित्र में। ये दक्षिण भारत है, ये जो स्थान है ये है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम पल्लव वंश की क्या थी? राजधानी थी। और ये नदी और ये नदी, ये नदी और ये नदी, ये कावेरी नदी, इसके आसपास का जो भूभाग है इसके बीच में जो वंश था वो था पल्लव वंश। और ये नदी कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी, इसके बीच में अगर बात करें तुंगभद्रा और कावेरी नदी की, तो कृष्णा और तुंगभद्रा की, तो इसके बीच में चालुक्य वंश का शासन था, ये ध्यान रखना आपको। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण राज्य थे उस समय दक्षिण भारत में। नीचे पांड्य वंश भी था, उसकी भी बात करेंगे हम। ठीक है, चालुक्य की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी। क्या नाम था? ऐहोल। ऐहोल कहाँ है उसकी हमने मानचित्र में भी बात की थी, यहाँ पर ऐहोल है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चालुक्य की राजधानी ऐहोल और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, ये ध्यान रखेंगे आप। अब ध्यान रखना है कि ये जो ऐहोल है वो एक व्यापारिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक केंद्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पर व्यापार होता था, व्यापार का प्रमुख स्थान था, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन समय के साथ साथ में अगर इस ऐहोल की बात करें तो एक धार्मिक केंद्र भी बना। कौन सा केंद्र बना? ये धार्मिक केंद्र भी बना। धार्मिक केंद्र का मतलब ये हुआ कि धर्म से जुड़ा हुआ भी था, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे मंदिर थे, तो मंदिर होने की वजह से लोग आते थे जाते थे, तो श्योर एक धार्मिक केंद्र भी बनेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो मैंने मंदिरों के बारे में बताया है कि जो मंदिर हैं, अपने पहले मंदिरों के बारे में खूब चर्चा की है। तो ऐहोल किसकी राजधानी है? पल्लव वंशों या चालुक्य वंशों की? तो आप बताएंगे चालुक्य वंशों की राजधानी ऐहोल है और पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्य हैं। ऐहोल जो है वो पहले व्यापारिक केंद्र हैं, बाद में एक धार्मिक केंद्र बना। उसकी वजह क्या रही है? यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे। अब देखो, ध्यान रखना है कि जो पल्लव वंश हैं और जो चालुक्य वंश है, उनकी सीमाएं आपस में मिलती थी और वो अतिक्रमण करते थे। और इसके अलावा इन एक दूसरे का ये मन था कि वो मुख्य जो राजधानी है उस पर आक्रमण करे, उसको निशाना बनाए रखे उस पर। और इस प्रकार से जो एक दूसरे के बीच में जो आपस में विवाद था आक्रमण का, वो अपनी राजधानी को आगे बढ़ाने का,
दूसरी राजधानी पर अधिकार करने का, और क्योंकि दूसरी राजधानी क्या है, समृद्ध शहर है जहाँ पर व्यापारी केंद्र हो या धार्मिक केंद्र हो तो काफ़ी जनसंख्या निवास करती है और एक आय का प्रमुख स्रोत होता है एक बड़ा नगर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बात करें चालुक्य वंश की, तो जो चालुक्य वंश हैं उसके प्रमुख जो राजा हैं, सबसे प्रसिद्ध राजा वो हैं पुलकेशिन द्वितीय। कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है, वो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। और उसके बारे में हमने बात की ना कि इसने हर्षवर्धन को रोक दिया था दक्षिण भारत में आने से। इनके बारे में हमें उनकी जानकारी, इनके दरबारी जो कवि हैं, पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि हैं उनसे पता लगता है। और दरबारी कवि का नाम जरूर याद करें, जिनका नाम था रविकीर्ति। क्या नाम था? रविकीर्ति। और रविकीर्ति द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई, उनकी प्रशंसा के लिए एक प्रशस्ति की रचना की गई, जिसमें इनके पूर्वजों के बारे में, इनकी 4 पीढ़ियों के बारे में वर्णन किया हुआ है। और पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से, अंकल से, चाचा से क्या मिला था? राज्य मिला था। इसका वर्णन इसमें किया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि किस प्रकार से इसमें जिक्र आता है। इस बात को आप आराम से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, उनके जो दरबारी कवि हैं, जिनका नाम बताया मैंने रविकीर्ति, इन्होंने उनके जीवन के बारे में, उनके साथ इसके अलावा उनके पूर्वज 4 पीढ़ियों के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा रविकीर्ति ने कुछ और बातें बताई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व तथा पश्चिम दोनों जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने अभियान चलाए थे। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। किधर? पूर्वी और पश्चिम तटीय इलाकों पर। और इसके अलावा उन्होंने हर्षवर्धन को रोका, ये भी जिक्र मिलता है, क्योंकि हर्ष जो शब्द है उसका मतलब होता है आनंद होता है। और कवि का मतलब ये हुआ कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा है। मतलब दरबारी कवि रविकीर्ति ने लिखा है कि हर्षवर्धन को रोका, दक्षिण भारत में आने में किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। और हर्ष का मतलब होता है आनंद। हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। लेकिन अब हर्ष को रोक लिया है दक्षिण भारत में आने से, तो वो अब हर्ष है ना, हर्ष नहीं रहा, मतलब आनंदित नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर भी आक्रमण किया। इसने, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव के राजा हैं उस पर भी आक्रमण किया। और इस आक्रमण की वजह से इसने, पल्लव वंश के राजा ने, कांचीपुरम की दीवारों के पीछे अपनी शरण लेनी पड़ी उसको। किसके पीछे? कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी, उसको पीछे उनको शरण लेनी पड़ी। ठीक है, पर अगर हम चालुक्यों की बात करें तो चालुक्य हैं वो थोड़े समय तक विजय बने रहे, इनको विजय मिलती गई, ज़्यादा समय तक उनको विजय नहीं मिली है, ये भी ध्यान रखना है आपको। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए थे। कौन कौन से? चालुक्य वंश और पल्लव वंश आपस में लड़ रहे थे, और इसकी वजह से दोनों का अगर हम देखें तो दुर्बल हो गए थे। और अंततः पल्लव वंश और चालुक्य वंश समाप्त हो गए, और इनकी जगह कौन कौन से आ गए? राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश, इनका आधिपत्य हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दक्षिण भारत में जो 2 वंश थे, चालुक्य और पल्लव वंश, ये दोनों खतरनाक तो थे, आपस में लड़ते थे, इसलिए इनकी शक्ति क्षीण हो गई। अब उसकी जगह राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश आ गए दक्षिण भारत के। ठीक है, इन राष्ट्रकूट और चोल वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। हमने दक्षिण भारत में इतनी बात की है पल्लव वंश के बारे में और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, तो हमने चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में पढ़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो राज्य हैं इनमें प्रशासन व्यवस्था कैसे चलती थी। प्रशासन कैसे चलता था? प्रशासन का मतलब क्या हुआ कि शासन व्यवस्था कैसे चलती थी। प्रशासन का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसे चलती थी, किस प्रकार राजा यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाता था।
तो ये भी समझना, जैसे देश में कैसे सरकार बनती है वर्तमान समय की बात करें तो वैसे भी पुराने समय में किस प्रकार राजा के नीचे सारा व्यवस्था चलती थी वो हमको समझना है। ठीक है। अब राजाओं के लिए सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो भूमि जमीन होती है कि किस जमीन पर कितने भूभाग पर वो राजा हैं, वो भी बात ध्यान रखनी है। और प्रशासन की सबसे प्राथमिक जो इकाई है सबसे पहले वो थी गांव। क्या थी? गांव। ठीक है, गांव है और सबसे पहले प्रशासनिक क्या है? इकाई है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन धीरे धीरे बदलाव होते गए और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए अलग अलग। तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि भूमि जरूरी है किसी राजा के लिए, और राजा की जो प्राथमिक इकाई है प्रशासन के लिए वो गांव है। और राजाओं ने उन इलाकों को, ऐसे लोगों का समर्थन लिया जिनकी बात यहाँ की गई कि जो सैन्य शक्ति हो या आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारणों से आगे हो, उनका समर्थन लिया गया। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर हम उदाहरण की बात करें तो और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शासकीय पद थे, प्रशासनिक पद थे, महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद। वो जो महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद थे वो आनुवांशिक बन गए। क्या बन गए? आनुवांशिक या आनुवंशिक बन गए। आनुवंशिक या आनुवांशिक का मतलब ये होता है कि उन पद पर पिता के बाद में बेटा है वो पद ग्रहण करेगा। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये एक आनुवांशिक पद है। ठीक है। तो राजा के पास में जो महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद थे उसमें से ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण जो पद हैं वो आनुवांशिक बन गए। बेटे अपने पिता का पद पाते थे, उनको कोई समस्या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो जो राजा हरिसेन थे, कवि जो हरिसेन थे, कवि हरिसेन, अब इनका जो बेटा था या जो इनके जो पिता थे, इन पिता का नाम था, जो भी उन पिता के बाद में ये बैठ गए थे, उनके अधिकारी बन गए थे, उनकी जगह पर उनको पद मिल गया था। तो कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी भी थे, ये ध्यान रखना है। तो महादंड नायक का मतलब ये हुआ कि मुख्य न्याय अधिकारी, मुख्य न्याय अधिकारी थे। क्योंकि हरिसेन मुख्य न्याय अधिकारी क्यों थे? क्योंकि इनके पिता थे। तो ये भी तो एक फर्क पड़ता है ना कि किस वजह से हरिसेन को एक बहुत बड़ा पद मिला हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा है, उस समय उनके जो दरबारी कवि हैं हरिसेन, उनकी हमने बात की थी पहले। ठीक है। तो समुद्रगुप्त के समय जो महादंड नायक है या मुख्य न्याय अधिकारी हैं वो हरिसेन थे, क्योंकि उनके पिता भी इनके इस पद पर काम करते थे। तो एक तरह से ये क्या बन गया? आनुवांशिक पद बन गया था, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता रहता है राज्य प्रशासन व्यवस्था में। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ में कुमार आमत्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। कौन? कवि थे, मंत्री थे और मुख्य न्याय अधिकारी भी थे। कौन? हरिसेन। कुमारामात्य भी इसको बोलते हैं। तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय में भी मंत्री बने हुए थे हरिसेन। युद्ध और शांति बनाए रखने के लिए भी इनको मंत्री बनाया हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। किसको? हरिसेन को। तो पहली बात तो ध्यान रखने के आनुवांशिक पद थे प्रशासन में। दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति को अनेक पद दिए हुए थे। जैसे हरिसेन की बात करें तो वो कवि हैं, मंत्री हैं, इसके अलावा शांति और युद्ध से संबंधित विषयों पर काम करने वाले मंत्री और महादंड नायक भी थे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ और बातें अगर आपको बताएं तो आप ध्यान रखेंगे कि
वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका बड़ा बोलबाला था, उनकी बात चलती थी। ठीक है, मतलब जो नगर है, शहर है, उन शहर में जो बड़े व्यापारी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े धनी लोग हैं, उनका सिस्टम ज़्यादा चलता था। वो दरअसल उन काफ़िलों के नेता होते थे और मुख्य बैंकर हो या शहर का जो बड़ा व्यापारी है या जो भी है, वो सब सबसे प्रधान माना जाता था। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा जो कायस्थ यानी लिपिकों के सबसे ऊपर प्रधान लोग होते थे। इस प्रकार से जो धनी लोग हैं वो अपना बोलबाला चलाते थे। ठीक है, तो ये पुराने समय की क्या थी, प्रशासन व्यवस्था थी। इस तरह की नीतियाँ हमें कुछ समझ में आती हैं और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य थे उस समय। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में।